अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, IAS विद हरिमोहन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर हम काफ़ी दिनों से इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं कि कैसे दुनिया बदल रही है और कोविड-19 के बाद बहुत तेज़ी से दुनिया के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप दुनिया एक ऐसे मुहाने पर जा रही है जहां पर दो गुट खड़े होंगे और ये दोनों आपस में एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे हैं और आने वाला समय जो है वो खतरनाक है। लेकिन यहाँ वास्तव में परिस्थितियां बदल कैसे रही हैं, उन चीज़ों को छोटी छोटी अफवाहों से कहें या छोटी छोटी खबरों से कहो, हमें जोड़कर देखना होता है। ऐसी ही खबर एक आई जो बहुत ही चौंकाने वाली तो नहीं लगी मुझे, लेकिन हाँ, दुनिया के अंदर इस चीज़ का शोर ज़रूर है और वो इसे चौंकाने वाली खबर समझ रहे हैं। मेरा मानना ये था चौंकाने वाली खबर नहीं थी, और खबर ये है कि इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इन्होंने सऊदी अरेबिया की विजिट करी। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सऊदी अरेबिया के विजिट कर रहे हैं। खतरनाक सिचुएशन है। अब अगर इन्होंने चलो विजिट कर भी लिया तो मामला क्या है, कैसे है, इस चीज को हमें समझना जरूरी है। समझना हमारे को जरूरी है क्योंकि ये जो खबर है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया का विजिट कर रहे हैं और दो दुश्मन देश जो लगभग 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके हैं और न जाने कितनी छोटी लड़ाइयां लड़ चुके हैं और मिडिल ईस्ट के इलाके के ऊपर कब्जे की जबरदस्त होड़ मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट है या दुनिया के अंदर एक नया स्टेप है। मेरा मानना यह है कि ये नया स्टेप नहीं है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। वही हाल इस समय पर, वही स्टेप इस समय पर दिखाई दे रही है बेंजामिन नेतन्याहू की। खासकर जो खबर है वो ये है दोस्तों कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो अपने सिक्योरिटी चीफ, जो भी XYZ इनका नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, ये अपने सिक्योरिटी चीफ के साथ विजिट करते हैं, गुपचुप विजिट करते हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया के शहर नियोम की विजिट ये लोग करते हैं और इस नियोम की विजिट के बारे में कहा जाता है कि पहले यहां अमेरिका के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, माइक पॉम्पियो, पहले वो इजराइल से सऊदी अरेबिया के लिए उड़े और उसके बाद पीछे पीछे पता लगा कि एक बिजनेसमैन, इजरायली बिजनेसमैन का जो प्लेन, प्राइवेट प्लेन लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और इनके सिक्योरिटी चीफ या मोसाद के चीफ, ये दोनों के दोनों फ्लाई करते हैं सऊदी अरेबिया, रियाद, और रियाद से लेकर नियोम और नियोम तक जाकर पूरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इजराइल के एक अखबार ने इस खबर का खुलासा किया, लेकिन ना तो इजराइल के ऑफिशियल्स और ना ही सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स किसी भी तरीके से इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं कि ऐसी कोई विजिट हुई है। तो दोस्तों, असलियत में सिचुएशन ये है कि अगर ये विजिट हुई है तो मामला क्या है और ये लोग मान क्यों नहीं रहे कि विजिट हुई है, या क्या कारण है कि विजिट को ये छिपाकर अभी रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, असलियत में समझिए, दुनिया जो है वो बहुत तेजी के साथ बदल रही है और यहां पर जैसे ही राइज ऑफ चाइना हुआ है, चाइना असलियत में पाकिस्तान के साथ अपनी एक एक्सेस बना चुका है। पाकिस्तान को अपने चंगुल में इस हद तक ले चुका है कि $65 बिलियन का कर्जा है और अगर पाकिस्तान आज उस कर्जे को उतारना शुरू करे तो अगली इसकी लगभग 10 पुश्तें बीत जाएंगी या लगभग 5 पुश्तें तो कम से कम बीत जाएंगी $65 बिलियन का कर्जा उतारने के अंदर। ऐसे में चाइना ने अगला जो कर्ज दिया वो ईरान को दिया और लगभग अगले 25 साल के अंदर $400 बिलियन का कर्जा देने का, इन्वेस्टमेंट का वादा किया, जिसका मतलब ये है कि, और साथ में ईरान की आर्मी को ट्रेनिंग देने की बात कही। अमेरिका और चाइना की सिचुएशन किसी से छुपी हुई नहीं है कि अमेरिका चाइना को इस साउथ चाइना सी में ही घेरे रखना चाहता है और चाइना एक ऐसे ब्लॉक का निर्माण कर रहा है, ब्लॉक डेवलप कर रहा है जो पूरे के पूरे तरीके से फेस टू फेस लड़ेंगे चाइना के फेवर में, या फिर चाइना के फेवर में एक ब्लॉक बनकर खड़ा हो रहा है। और इसी का नेक्स्ट स्टेप टर्की भी है, जिसके चाइना के साथ अच्छे खासे रिलेशंस हैं और टर्की, ईरान, पाकिस्तान तीनों के बारे में आप देख सकते हैं कोई के उइगुर मुस्लिम्स के नाम पर पूरी दुनिया के अंदर
कहीं पर भी इन लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। और यहां तक कि फ्रांस में सिर्फ इतना कहा कि इस्लाम इन क्राइसिस, उसने तो मस्जिदें उड़ा दी, मस्जिदों के स्ट्रक्चर्स चेंज कर दिए, कुरान बदल के रख दी, दाढ़ी कटवा दी, कुछ भी कर दिया, लेकिन चाइना के खिलाफ इन देशों ने आवाज नहीं उठाई। तो यहां असलियत में इसे समझें कि टर्की, ईरान, पाकिस्तान और चाइना का एक ब्लॉक इस तरीके से बन गया है, जो दीवार सी बनकर खड़ी हो गई है, और अमेरिका का जो डोमिनेटिंग इलाका था उसके सामने ये बहुत बड़े चैलेंज के रूप में खड़े थे। यहां पाकिस्तान अमेरिका का सपोर्टिंग कंट्री हमेशा से रहा, लेकिन जिस तरीके से चाइना के कब्जे में पाकिस्तान चला गया या चाइना के दबाव में पाकिस्तान चला गया, उस चीज को एक अल्टीमेट लेवल पर सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, असलियत में अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये सऊदी अरेबिया के बाद यहां पर यूएई वगैरह कंट्रीज वगैरह हैं, ये कतर है, ये यूएई कंट्रीज हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे ये ओमान, ये सारे अरब कंट्रीज हैं। इन अरब कंट्रीज के अंदर आप अगर इसे देखें तो इन सारे अरब कंट्रीज की इधर जो इजराइल है, इस इजराइल से जिसे कहते हैं कि जानी दुश्मन वाला सिचुएशन था, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर अरबों के ऊपर अत्याचार किया, हमला किया, XYZ कुछ भी किया। ऐसी सिचुएशन में अरब्स ने इजराइल के बनते ही उसको रिकॉग्निशन नहीं दी, और 1948 में ही फर्स्ट अरब वॉर हो गया। फिर 62 से लेकर 70s के अंदर, 80s के अंदर लगातार ये लोग लड़ते रहे, एक दूसरे को मारकाट मचाते रहे, और यहां तक कि 22 अरब देश हैं। 22 अरब देशों में से एक दो देशों को छोड़कर, जिसमें एक इजिप्ट 1979 और 1992 बहरीन, उसको जॉर्डन को छोड़कर कोई कंट्री ऐसा नहीं था जिसने इजराइल को मान्यता दे रखी हो। इजराइल से उनकी कोई डायरेक्ट बिजनेस हो, डायरेक्ट फ्लाइट हो, किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ट्रंप के आते ही सारे के सारे सिनेरियोज, सारी की सारी सिचुएशंस चेंज होने लगी, और एकाएक ऐसा दिखाई देने लगा कि दुनिया जो है वो बदल रही है, और कहीं अरब कंट्रीज इजराइल के साथ दोस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एकदम से पता लगा कि पिछले 23-24 साल के अंदर 92 के बाद पहले इजिप्ट और जॉर्डन को छोड़ दिया जाए तो कोई कंट्री इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं देता था। लेकिन एकदम से खबरें आने लगी कि यूएई और बहरीन ने भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लिए, और जैसे ही बहरीन वगैरह ने इजराइल के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश किए तो अगला दिमाग लगाया जाने लगा कि इजराइल को रिकॉग्निशन देने का काम जो है वो या तो कुवैत करेगा, सऊदी अरेबिया करेगा, क्योंकि ओमान के साथ भी रिलेशंस एस्टेब्लिश हो चुके हैं। और एक दावा ये भी किया जा रहा है, एक सिस्टम ये भी बनाया जा रहा है, एक मतलब गैस किया जा रहा है कि इजराइल जो है, जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया, एग्जैक्टली उसी तरीके से इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं पहले यूएई के दौरे पर गए, और उसी दौरे के बाद तुरंत बाद दिखाई दिया कि एकदम से इन दोनों कंट्रीज ने भी इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस बना लिए। तो सवाल यहीं से उठता है कि ऐसा क्या मामला है कि एक एक करके इजराइल के सपोर्ट में सारी की सारी अरब कंट्रीज आ रही हैं। तो उसके पीछे के लॉजिक को समझिए कि पूरे का पूरा लॉजिक यहाँ ये है कि यहाँ पर ये पोर्शन मिडल ईस्ट कहलाता है, और इस पोर्शन में इराक, सीरिया दो मेन कंट्रीज हैं। और इस मेन कंट्रीज के अंदर पहले भी मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं कि यहाँ पर ये जो दो मेन कंट्रीज हैं, यहाँ तीन रीजनल पावर्स अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उनमें एक टर्की है, दूसरा ईरान है, तीसरा सऊदी अरेबिया है। और यहाँ पर जितना ज़्यादा दबदबा जिसका होगा वो उतना ज़्यादा इस पूरे इलाके को डोमिनेट करेगा।
पहले इस इलाके पर कब्जे के लिए ईरान और सऊदी अरेबिया लड़ते थे, लेकिन एर्दोगान की प्रेजेंस के अंदर, रिजब तैयब एर्दोगान की रेजीम के अंदर जो ऑटोमन ड्रीम टर्की ने पालना शुरू किया, इस ऑटोमन ड्रीम के चलते इस इलाके के ऊपर टर्की जो है वो भी एंटर कर गया। और जैसे ही ऑटोमन ड्रीम पालने के नाम पर टर्की एंटर इस इलाके में किया, अब ये ट्राइलेटरल स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। क्योंकि टर्की और सऊदी अरेबिया का 36 का आंकड़ा सबको मालूम है, ईरान सऊदी अरेबिया का 36 का आंकड़ा सबको मालूम है, और ईरान टर्की का वो वाला आंकड़ा, मतलब वो वाला दुश्मनी नहीं है जो सऊदी अरेबिया और ईरान की है, लेकिन फिर भी दुश्मनी ज़बरदस्त है। ऐसे में सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ जो हैं, खासकर अरब कंट्रीज़ जो हैं, वो अकेली पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें प्रॉब्लम समझिए, मामला क्या है। टर्की की खास बात यह है कि इसके पास टेक्नोलॉजी है, और आज के दिन तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में इसने रशिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। अज़रबैजान की लड़ाई में जो टर्किश ड्रोन्स ने धुआं उठाया है आर्मेनिया के अंदर, वो सबको मालूम है। तो ऐसे में टर्की के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन मनी या फिर फाइनेंस नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिर फाइनेंस के रिसोर्सेज नहीं है। और जब ये फाइनेंस के रिसोर्सेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो ग्रीस से लेकर दूसरे देश इसके आड़े आ रहे हैं और इसको वो फाइनेंसेस इकट्ठा नहीं करने दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप ईरान को देखेंगे तो खास बात ये है, ये इकलौता ऐसा दुनिया का इस्लामिक कंट्री है जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है, जिसके पास मैन पावर भी है, और जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं। अब सोच कर देखिए, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, लेकिन अमेरिका ने इसको इतना ज़्यादा बांध कर रखा हुआ है कि इसकी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से ये गुज़र रहा है, और इस फाइनेंशियल क्राइसिस से इस हद तक गुज़र रहा है कि अल्टीमेट लेवल पर इसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी उठने नहीं दिया जा रहा। अब तीसरी तरफ अरब कंट्रीज हैं जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी फाइनेंसेस तो हैं, यानी मेनली ऑयल करेंसी तो है, लेकिन साथ में अगर अरब कंट्रीज को देखेंगे तो इनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज ना होने के साथ साथ इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अब क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो इसीलिए इन लोगों को कभी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, और वहाँ पर वो हैं अमेरिका। और इन अरब कंट्रीज़ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी डर ये है कि इनका दुश्मन अमेरिका या इजराइल से बड़ा असलियत में ईरान है, जहां एक तरीके का डेमोक्रेसी भले ही कैसी भी है, डेमोक्रेसी प्लस इस्लामिक रेवोल्यूशन हो चुका है। और यही रीज़न है कि इस इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पर पूरे मिडल ईस्ट के अंदर ईरान जो है वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है दुनिया को, या कम से कम इस रीजन को, और अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। ईरान का दबदबा बढ़ने का डायरेक्ट असर ये होगा कि यहाँ पर इनका सपोर्ट बेस कम हो जाएगा, और यहाँ जितने भी डिक्टेटर्स हैं या राजा हैं, उन सब की जो मोनार्कीज़ हैं, उन सब की गद्दी हिलना शुरू हो जाएगी। और यही कारण है इजराइल के ऊपर ये डिपेंडेंट हैं। ईरान ने इस पूरे इलाके में बहुत अच्छे लेवल पर अपना दबदबा बनाया है, और यही कारण है आज के दिन जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये ईरान जो है अरब कंट्रीज़ के लिए एक थ्रेट बन चुका है। इसीलिए अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए इन लोगों ने एक एक करके ईरान से डील करना शुरू किया, और ईरान के सिक्योरिटी सर्विसेज को परचेज करने की डिमांड रख दी। और यही एक कारण है कि इंटेलिजेंस जो है इज़राइल की इंटेलिजेंस को यूज़ करके
अपने देश के लोगों के अंदर डेवलप होने वाले डिसकंटेंट को रोकने की पूरी कोशिश में अरब कंट्रीज़ हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने की पूरी कोशिश में अरब कंट्रीज़ हैं। इसीलिए अपने 70 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर, अपनी 70 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर अब ये लोग सीधे इजराइल से दोस्ती, कम से कम उसे रिकॉग्निशन दे रहे हैं। लेकिन इससे फिलिस्तीनियों का क्या होगा? फिलिस्तीनियों के मामले में थोड़ा सा चेंज ये आ जाएगा कि अब फिलिस्तीनियों को के बारे में ये लोग कहेंगे कि अब पीसफुली इस मामले को डील करेंगे या जो भी। लेकिन मैं एक वीडियो स्पेशली बनाने जा रहा हूं कि इस एरिया में ईरान की पॉलिटिक्स क्या है और पूरे के पूरे इस एरिया की जो ईरान की पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से अमेरिका और अरब कंट्रीज़ को डराए रखती है, और वो पॉलिटिक्स किस तरीके से जब ईरान ताकतवर होगा और पैसा मिलेगा या जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स यहाँ पर होंगी उसका असर कैसे डेवलप होगा, इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर एक डिस्कशन किया जाएगा। एक लंबी चौड़ी क्लास होगी। उसके तब तक के लिए इतना समझ लीजिए कि असलियत में पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है, अपने अपने जो हित हैं, इंटरेस्ट्स हैं वो बदल रहे हैं, और वो इंटरेस्ट्स इस हद तक बदल रहे हैं कि आज के दिन ये लोग झेल नहीं पा रहे इन चीज़ों को। तो दोस्तों, अगले इस टॉपिक के अंदर जैसे भी कोई भी चेंज आएगा हम इसमें डिस्कशन ज़रूर करेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दुनिया जो बदल रही है उसमें अरब कंट्रीज़ भी अपनी पॉलिसीज़ को बदल रहे हैं, और कम से कम अमेरिका के शरण में इसमें होते होते इज़राइल की शरण में भी जा रहे हैं ताकि इनकी एग्जिस्टेंस बची रहे। तो क्या यहाँ पर अरब कंट्रीज़ हार रहे हैं? अमेरिका हार रहा है, पीछे हट रहा है, टर्की डोमिनेट कर रहा है, ईरान डोमिनेट कर रहा है? इसके ऊपर अगला एक आधा वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।